सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर माइंड, टी हार्व एकर। दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बने। परिवर्तन के कदम, शाब्दिक प्रोग्रामिंग। जागरूकता। बचपन में धन, दौलत और अमीर लोगों के बारे में सुनी सभी बातें लिख ले। समझ, यहाँ भी लिख ले कि आपके हिसाब से इन बातों ने आपके वित्तीय जीवन को अब तक किस तरह प्रभावित किया है। अलगाव। क्या आप देख सकते हैं कि ये विचार अपने सिर्फ सीखे हैं, ये आपके शरीर या मूलभूत अस्तित्व का हिस्सा नहीं है। क्या आप देख सकते हैं कि इस समय आप इन विचारों को बदलने का चुनाव कर सकते हैं। घोषणा। अपना हाथ दिल पर रखकर कहें, धन के बारे में मैंने जो भी सुना था उसका सच होना जरूरी नहीं है। मैं अपने सोचने के नए तरीके अपनाने का विकल्प चुनता हूँ जो मेरे सुख और सफलता को बढ़ाते हैं। अपना सिर छूकर कहे, मेरे पास मिलियनियर मस्तिष्क है। दूसरा प्रभाव, मॉडलिंग। जिस दूसरे तरीके से हमें कंडीशनिंग किया जाता है वहाँ है मॉडलिंग। अब आप बड़े हो रहे हैं तो पैसों के मामले में आपके माता पिता या अभिभावक कैसे थे? क्या इनमें से एक ने या दोनों ने अपने धन का अच्छा प्रबंध किया या खराब प्रबंध किया? वे फिजूल खर्च थे या मितव्ययी थे? वे चतुर निवेशक थे या निवेश ही नहीं करते थे? वे जोखिम लेने वाले थे या सुरक्षित मानसिकता वाले थे? उनके पास पैसा टिका रहता था या फिर पैसे के मामले में हमेशा उतार चढ़ाव का सिलसिला चलता रहता था? इसके परिवार में पैसा आसानी से आता था या फिर उनके पैसे हमेशा संघर्ष करना पड़ता था? पैसा आपके परिवार में खुशी का स्रोत था या फिर इसे लेकर हमेशा बहस होती रहती थी? यह जानकारी महत्वपूर्ण है। शायद आपने यह कहावत सुनी होगी, बंदर जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। इंसान भी ज़्यादा पीछे नहीं है। बचपन में हम हर चीज़ का अनुसरण से ही सीखते हैं। हालांकि इसमें से ज़्यादातर लोग इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इस पुरानी कहावत में काफ़ी सच्चाई है। सेब पेड़ से ज़्यादा दूर नहीं गिरता है। इससे मुझे एक औरत की कहानी याद आती है जो डिनर के लिए हैम पकाते समय दोनों सिर काट देती थी। एक दिन यह देखकर उसका पति हैरान हो गया और उसने पूछा कि वह दोनों सिरें क्यों काटती है। पत्नी का जवाब था, मेरी माँ भी इसी तरह पकाती थी। संयोग की बात, उस औरत की माँ डिनर के लिए उस रात को अपने घर आ रही थी। उन दोनों ने उनसे पूछा कि वे हैम के दोनों सिर क्यों काटती है। माँ का जवाब था, मेरी माँ इसी तरह पकाती थी। यह सुनकर उन्होंने नानी से फ़ोन कर पूछने का फैसला लिया और पूछा कि वे हैम के दोनों सिर क्यों काटती थी। इसका जवाब, क्योंकि मेरी कढ़ाई बहुत छोटी थी। सबक यहाँ है कि आमतौर पर हम धन के क्षेत्र में अपने माता पिता या दोनों के तालमेल के अनुसरण होते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे डैडी उद्यमी थे। वे भवन निर्माण के व्यवसाय में थे। वे हर प्रोजेक्ट में 1 दर्जन से लेकर 100 मकान तक बनाते थे। यह प्रोजेक्ट में ढेर सारा पैसा लगाना पड़ता था। डैडी घर की सारी पूंजी लगा देते थे और बैंक से भारी कर्जा ले लेते थे। हम तब तक कड़के ही रहते थे जब तक कि सारे मकान बिक नहीं जाते थे और नगद नहीं आ जाता था। परिणाम स्वरूप हर प्रोजेक्ट के शुरू होते ही समय हमारे पास पैसा नहीं रहता था और हम गले तक कर्ज में डूबे रहते थे। पैसा की आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दौरान डैडी का मूड कोई खास अच्छा नहीं रहता था और ना ही वे उदारता के मूड में रहते थे। अगर मैं उनसे चवन्नी भी कोई चीज़ मांगता था तो हमेशा उनका जवाब होता था, मैं किसी चीज़ से बना हूँ, वे पैसे हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? जाहिर है मुझे झेला भी नहीं मिलता था, बल्कि मुझसे दोबारा मांगने के बारे में सोचना भी मत कहती कोष्ठदृष्टि मिलती थी। मुझे यकीन है कि आपको भी कभी ना कभी इसी तरह के अनुभव हुआ होगा। यह सिलसिला 1-2 साल तक चलता था, जब तक कि मकान अंततः बिक नहीं जाते थे। फिर हमारे घर पैसों की बरसात होने लगती थी। अचानक डैडी बिल्कुल बदल जाते थे। वे खुश, दयालु और बहुत उदार हो जाते थे। वे आकर मुझसे पूछते थे कि क्या मुझे कुछ पैसे चाहिए। मेरे मन में तो आता था कि मैं उन्हें उनकी कोपदृष्टि वापस लौटा दूं, लेकिन मैं उतना मूर्ख नहीं था, इसलिए मैं बस आंखें टमटमाकर कह देता था, हाँ डैडी, धन्यवाद। फिर हमारी ज़िंदगी अच्छी चलती रहती थी जब तक कि वहाँ भयंकर दिन नहीं आ जाता था जब डैडी घर आकर यह घोषणा करते थे, मुझे एक अच्छी ज़मीन मिल गई है, हम वहाँ पर मकान बनाने जा रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, यह सुनकर मैं कहता था, बहुत बढ़िया डैडी, शुभकामनाएं। हालांकि मेरा दिल डूब जाता था क्योंकि मैं जानता था कि इसके बाद जीवन कितना संघर्षपूर्ण होगा।
यह सिलसिला मेरी 6 साल की उम्र से लेकर तब तक लगातार चलता रहा जब तक मैंने 21 साल की उम्र में हमेशा के लिए अपने माता पिता का घर नहीं छोड़ दिया। फिर यह सिलसिला थम गया, या कम से कम मुझे ऐसा ही लगा था। 21 साल की उम्र में मैंने पढ़ाई पूरी की और जैसा आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि बिल्डर बन गया। मैं प्रोजेक्ट वाले कई अन्य व्यवसायों में भी गया। न जाने क्यों थोड़े पैसे कमाने के कुछ समय बाद ही मेरा दोबारा कड़का हो जाता था। मैं दूसरे बिजनेस में छलांग लगा लेता था और खुद की दुनिया के शिखर पर समझने लगता था, लेकिन साल भर बाद में खाई में पहुंच जाता था। उतार चढ़ाव या यह सिलसिला लगभग इस साल तक चलता रहा, जब जाकर मुझे एहसास हुआ कि याद समस्या मेरा चुनाव हुआ बिजनेस नहीं है। शायद यहाँ मेरा चुना हुआ बिजनेस नहीं है, मेरे चुने हुए पार्टनर नहीं है, मेरे कर्मचारी, अर्थव्यवस्था की स्थिति या अच्छी स्थिति में छुट्टी मनाने या आराम करने का निर्णय नहीं है। मैं आखिरकार पहचान गया कि शायद मैं अचेतन रूप से अपने डैडी के उतार चढ़ाव भरी आमदनी के पैटर्न को दोहरा रहा था। मैं बस ईश्वर का शुक्रिया अदा कर सकता हूँ कि मैंने वहाँ सीख लिया जो आप इस पुस्तक में सीख रहे हैं। मैं खुद को रिकंडीशनिंग करके इस उतार चढ़ाव भरे मॉडल से बाहर निकला और मैंने लगातार बढ़ने वाली आमदनी हासिल की। आज जब तक कुछ अच्छा चल रहा होता है तब मैं मेरे मन में व्यवसाय की बदलने और इस प्रक्रिया में खुद का नुकसान करने की सनक उगती है। लेकिन जब मेरे मस्तिष्क में एक और फाइल है जो इस भावना को लेकर कहती है, अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद, अब हम दोबारा अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक अन्य उदाहरण ओरलैंडो फ्लोरिडा में मेरे सेमिनार का है। हमेशा की तरह लोग ऑटोग्राफ लेने, हेलो कहने या धन्यवाद के लिए एक एक करके मंच पर आ रहे थे। मैं एक बूढ़े आदमी को कभी नहीं भूल पाऊंगा क्योंकि वहाँ सुबकता हुआ आया। वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था और आस्तीन से अपने आंसू पोंछ रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या गड़बड़ हो गई है। उसने कहा, मेरी उम्र 63 साल है और मैं काफ़ी लंबे समय तक पुस्तक के पढ़ रहा हूँ और सेमिनारों में जा रहा हूँ। मैंने हर वक्ता की बातें सुनी हैं और उनकी सिखाई हर चीज़ आजमा कर देखी है। मैं शहर बाजार, रिटेल एस्टेट समेत हर क्षेत्र को आजमा कर देख चुका हूँ। मैं दर्जनों बिजनेस कर चुका हूँ। मैं दोबारा यूनिवर्सिटी जाकर MBA कर चुका हूँ। मेरे पास आम लोगों से 10 गुना ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन मैं आज तक कभी आर्थिक दृष्टि से सफल नहीं हो पाया। मेरी शुरुआत हमेशा अच्छी होती है, लेकिन अंत में मैं खाली हाथ ही रह जाता हूँ। इससे बरसों में मुझे इस कारण कभी पता नहीं चल पाया है कि मैं सोचता था कि शायद मैं मूर्ख हूँ, लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। आपकी बातें सुनने और आपके बताए काम करने के बाद मुझे आखिरकार सच्चाई पता चल गई। मुझ में कोई गड़बड़ी नहीं है। मेरे दिमाग में तो मेरे डैडी का धन का ब्लूप्रिंट था और वही मेरे विनाश का कारण बना। मेरे डैडी ने मंदी के युग का सामना किया था। हर दिन वे काम खोजने पर या सम्मान बेचने की कोशिश करते थे, लेकिन शाम को खाली हाथ लौटते थे। काश मुझे 40 साल पहले मॉडलिंग और धन संबंधी कंडीशनिंग के बारे में पता चल जाता। मेरा इतना सारा वक्त, ज्ञान और सीखने बर्बाद नहीं होता। इसके बाद वहाँ फूट फूट कर रोने लगा। मैंने जवाब दिया, ज्ञान पाने में आपने जो समय लगाया है वो बर्बाद कहाँ हुआ है। यहाँ ज्ञान तो आपके मस्तिष्क में सोया हुआ है। यहाँ तो मस्तिष्क बैंक में इंतजार कर रहा है, अवसर के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है। अब जबकि आपने सफलता का ब्लूप्रिंट बना लिया है तो आपकी खींची हर चीज़ काम आ सकती है और आप बड़ी तेज़ी से सफलता के आकाश में पहुंच सकते हैं। इसमें से ज़्यादातर लोग जब सच्चाई सुनते हैं तो जान जाते हैं। वह आदमी दोबारा बेहतर महसूस करने लगा और गहरी सांसें लेने लगा। फिर उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान खिल गई। उसने मुझे जोर से गले लगा कर कहा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आखिरी बार जब मुझे उस आदमी की चिट्ठी मिली थी तो उसके जीवन में हर चीज़ बहुत बढ़िया अच्छी चल रही थी। पिछले 18 महीने में वहाँ इतनी सारी दौलत कमा चुका था जितनी उसने पिछले 18 सालों में नहीं जोड़ी थी। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। हो सकता है आपके पास दुनिया का सारा ज्ञान और योग्यता हो, लेकिन अगर आपका ब्लूप्रिंट सफलता के लिए निर्धारित नहीं है तो आप वित्तीय दृष्टि से सफल नहीं हो पाएंगे। अक्सर हमारे सेमिनारों में ऐसे प्रतिभागी आते हैं जिनके माता पिता द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले चुके हैं या मंदी के दौर से रह चुके हैं। उन लोगों को प्रायः झटका लगता है जब उन्हें यह एहसास होता है कि उनके माता पिता के अनुभवों ने उनके धन संबंधी
विश्वासों और आदतों को कितना ज़्यादा प्रभावित किया है। कुछ लोग पागलों की तरह खर्च करते हैं क्योंकि पैसा कभी भी डूब सकता है, इसलिए जब तक इनका आनंद लेने का मौका है तब तक ले लो। बाकी लोग इनके उल्टे रास्ते पर जाते हैं। वे अपने पैसों को दांतों से पकड़कर रखते हैं और मुश्किल समय के लिए बचाते हैं। बुद्धिमान की सलाह। मुश्किल समय के लिए बचत करने का विचार अच्छा तो लगता है, लेकिन यह जान ले कि इससे बड़ी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है जब हम अपने एक अन्य कोर्स में इरादे की शक्ति का सिद्धांत भी सिखाते हैं। अगर आप मुश्किल समय के लिए पैसा बचा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? मुश्किल समय, इसलिए ऐसा करना छोड़ दें। मुश्किल समय के लिए पैसा कमाने के बजाय खुशहाल समय के लिए पैसा जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करें, या उस समय के लिए जोड़ें जब आप अपनी आर्थिक स्वतंत्रता जीत लेंगे। फिर इरादे के नियम के परिणाम स्वरूप आपको ठीक वही चीज़ें मिलेंगी। पहले हमने कहा था कि धन के क्षेत्र में हमसे ज़्यादातर लोग अपने एक या दोनों अभिभावकों के समान होते हैं, लेकिन इन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसमें से कुछ लोग अपने एक या दोनों अभिभावकों में बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या क्रोध और विद्रोह जैसे शब्दों की घंटी बजती है? संक्षेप में यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने कितने नाराज हैं। दुर्भाग्य से बचपन में हम अपने माता पिता से यह नहीं कह सकते, मम्मी डैडी आप लोग बैठ जाएं, मैं आपके साथ एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं। आप लोग जिस तरह से अपने पैसे या ज़िंदगी का प्रबंध करते हैं वह मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बड़ा होने के बाद मैं अलग तरीके से काम करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अच्छा, शुभ रात्रि और सुखद स्वप्न। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके बजाय हम हमारे बटन दब जाते हैं तो हम आम तौर पर बौखला जाते हैं और इस तरह की बातें सोचने लगते हैं, मैं आपसे नफरत करता हूँ, मैं कभी आप जैसा नहीं बनूंगा, बड़ा होकर मैं अमीर बनूंगा, फिर मैं अपनी हर मनचाही चीज़ पाल लूँगा, चाहे वहाँ आपको पसंद हो या ना हो। इसके बाद हम अपने बेडरूम की तरफ भागते हैं, धड़ाम से दरवाज़ा बंद करते हैं और भड़ास निकालने के लिए अपने तकिए या किसी चीज़ पर मुक्के मारने लगते हैं। गरीब परिवारों में पले कई लोग गरीबों को लेकर नाराज और विद्रोही हो जाते हैं। अक्सर वे या तो घर से निकलने के बाद अमीर बन जाते हैं या कम से कम उनमें ऐसा करने की प्रेरणा तो होती है, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत आती है जो दरअसल बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है। ये लोग चाहे कितने अमीर बन जाए या सफल बन जाए, लेकिन कितनी भी मेहनत कर ले, आमतौर पर वे सुखी नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी अमीरी या पैसे कमाने की प्रेरणा की जड़ में गुस्सा और चिढ़ है। परिणामस्वरूप उनके दिमाग में पैसे और गुस्से में खिचखिच खड़ी जुड़ी जाती है। ऐसे लोग जितना ज़्यादा पैसा कमाते हैं उनका गुस्सा उतना ही बढ़ जाता है। आखिरकार उच्च स्वरूप कहता है कि मैं जब गुस्से और तनाव में थक जाता हूँ, मैं शांति और खुशी चाहता हूँ। इस पर वे गुस्से और पैसे की कड़ी जोड़ने वाले मस्तिष्क से पूछते हैं कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। उनका मस्तिष्क तत्काल जवाब देता है, अगर तुम्हें गुस्सा छोड़ना है तो अपने पैसे से भी छुटकारा पाना होगा। तो वे ऐसा करते हैं कि अवचेतन रूप से अपने पैसे को छुटकारा पा लेते हैं। वे फिजूल खर्ची पर बैठते हैं या निवेश का गलत निर्णय ले लेते हैं या वित्तीय रूप से तबाह कर देने वाला ताला ले लेते हैं या अपनी सफलता को किसी दूसरे तरीके से बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन कम से कम अब वे सुखी होते हैं। सही गलत स्थितियाँ और बिगड़ जाती है, क्योंकि जब वे सिर्फ गुस्सा नहीं है, अब वे गुस्सा और दिवालिया दोनों हैं। उन्होंने गलत चीज़ें से छुटकारा पा लिया। गुस्से के बजाय उन्होंने पैसे से छुटकारा पा लिया, जड़ के बजाय फल को ठुकरा कर पा लिया। बहरहाल अपने माता पिता के प्रति उनकी नाराज़गी ही असली मुद्दा है और वो हमेशा था। जब तक गुस्से का समाधान नहीं मिलेगा तब तक वे अपनी सचमुच मूर्ख या शांति नहीं रह सकते हैं, चाहे कितने उनके पास कितना भी पैसा हो या ना हो। पैसा कमाने या सफलता पाने आपका कारण या प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पैसे या सफलता की प्रेरणा की जड़ नकारात्मक है, जैसे डर, गुस्सा या खुद को साबित करने की ज़रूरत, तो पैसा आपको कभी सुखी नहीं बना सकता। यही दौलत का सिद्धांत है। यहाँ था पार्ट 4। अब मिलेंगे अगले पार्ट में। शुक्रिया।